नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि सर्कुलर मोशन का जितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, वो सब हमने कवर कर दिया है। इस सेशन में हम प्योरली न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एससी वर्मा के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। जो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे उसको इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने थ्योरेटिकल का जो मैंने 7 लेक्चर की एक सीरीज लिया हुआ है सर्कुलर मोशन का, उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और आप ये सीरीज देखने के बाद जो क्वेश्चन डिस्कशन का है, आप जाके कोई भी बुक उठाइएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर आपने अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट सीखा है और जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन सब का प्रोसेस आपने सीख लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का जैसा आपको पता है कि पहले क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ स्टोन इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखो यार, अगर आपने मोशन इन वर्टिकल सर्कल का एक मैंने सेशन लिया है उसको देखा होगा, ये डायरेक्ट उसका रिजल्ट पे क्वेश्चन है, लेकिन वो कैसे हुआ है उसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो देखो ये कह रहा है कि एक स्टोन है, ठीक है, वो एक रस्सी में बांध के घुमाया जा रहा है एक सर्कुलर में। तो चलो ठीक है, पहले एक मैं सर्कल बना देता हूँ इमेजिनरी। ठीक, एक ये सर्कल है, एक स्टोन है जो एक रस्सी से बांध के ऐसे इसमें घुमाया जा रहा है। मान लेते हैं अभी कितनी वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी से इसमें घुमाया जा रहा है। तो देखो जब ये रस्सी फिक्स है तो एक एक कांस्टेंट मोशन करेगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। जब ये घूमते घूमते लोवेस्ट है और यहाँ पे हाईएस्ट है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पर इसका क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम स्पीड। जो क्रिटिकल स्पीड हमने सर्कुलर मोशन का वो दिया था, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, अगर उस सेशन को आपने देखा होगा, डायरेक्ट टू रिजल्ट पूछ रहा जो v इक्वल टू रूट आर जी आया था। तो चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मिनिमम स्पीड कितनी होगी। तो हम जब वहां प्रूव कर रहे थे, अगर इसका मास m मान दे, अब जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है तो देखो इस पे क्या लगेगा, एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ग्रेविटी। धरती हमेशा पार्टिकल को नीचे ही खींचेगी, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड। और बाहर इसके क्या लगेगा, जो इसको बैलेंस करके रखा है, बाहर इसके एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखेगा। हम इसे इनर्शियल फ्रेम में लाने के लिए एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जहां पे आर इसका रेडियस है और ये भी वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, और m इसका मास है। तो इस पॉइंट पर अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो क्या दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए कि नहीं? बोलो, होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। तो चलो यहाँ मैं लिखता हूं एट, अगर आपने डेरिवेशन नहीं देखा है, हाईएस्ट पे लोवेस्ट पे कितना टेंशन आता है, सबको यार एकदम डिटेल में मैंने कुछ रिव्यू ही नहीं किया है। अगर जितना कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर किया है आप वो देख लोगे, कोई भी एग्जाम इंडिया का दो, जो क्लास 11-12 की फिजिक्स पूछी जाती है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू किसके कारण आ रहा है, mg। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी। और v का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट आर जी। तो इसके टॉप मोस्ट पर वेलोसिटी कितनी होगी, रूट आर जी। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पे मैंने निकाला था, आप निकाल सकते हो। एक जनरल इक्वेशन आया था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh करके, जहाँ पे h हम यहाँ रेफरेंस से लेते थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से अटेंड करिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए आपसे कहां पे मिस्टेक्स हो रही है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन को रीड करके ना विजुअलाइज कीजिए कि क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है। एक बार वो समझ गए ना, कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत उसको कर दोगे। तो चलो इसको रीड करते हैं। अ सीलिंग फैन हैज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द आउटर एजेस ऑफ द थ्री ब्लेड्स of 120 centimeter and RPM 1500 at full speed. Consider a particle of mass 1 gram sticking at the outer end of a blade. How much force does it experience when the fan runs at full speed? Who exerts this force on the particle? How much force does the particle exert on the blade along its surface? देखो यार, इतना लंबा दिया है, कुछ है नहीं, ये आपका सर्कुलर मोशन का है। आप सभी लोगों के घर में फैन होगा, आप देखे होंगे। जो फैन की 3 ब्लेड हैं, ठीक है? एक ब्लेड की लंबाई कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर है और वो 1500 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 1500 चक्कर वो घूम रहा है आपका फैन। बोल रहा है कि उस फैन के ब्लेड पे लास्ट में एक 1 ग्राम का कोई पार्टिकल है जो चिपक जाता है, जैसे डस्ट या कुछ ना कुछ बैठी नहीं रहती फैन के ब्लेड पे। फैन आप सभी ने देखा होगा, उसके लास्ट पे मानो डस्ट है या धूल के पार्टिकल। जब फैन घूमता है वो भी उसके साथ ही घूमते हैं। तो पूछ रहा है कि उस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा और उस पे कौन फोर्स लगाएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझ में आ गया ना? चलिए इसको जो जो डेटा दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या हमको दिया है? फैन का डायमीटर दिया है, सर्कल थ्रू आउट, ठीक। डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं। आर आर इक्वल टू कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? 1 मिनट, 60 को मैं, जो इसकी रेडियस आई वो निकल के आई 60 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? स्पीड। स्पीड दिया है ना एन, स्पीड को एन से लिखते हैं 1500 आरपीएम। देखो ये रिवोल्यूशन पर मिनट है, इसको आपको रिवोल्यूशन पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 60। अब ये किस में आ गया है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। जहां भी आरपीएम दिया हो उसको आप रिवोल्यूशन पर सेकेंड कर देना। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। स्पीड आ गई। और क्या दिया है? एम, मास, जो पार्टिकल उस पर चिपका हुआ है उसका वजन कितना है? 1 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.001 केजी। चलो अब जो दिया है उसको बना देते हैं। एक फैन है मान लेते हैं, उस इस सर्कल में घूम रहा है, इसका ब्लेड है, ठीक। ऐसे फैन के ब्लेड होते हैं ना, 3 ब्लेड होते हैं, मैं एक का यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। अब इसके लास्ट में यहाँ पे कोई एक पार्टिकल आके चिपक जा रहा है, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे आके चिपक जा रहा है, जिसका मास कितना है इस डस्ट का? 1 ग्राम। अब ये क्या करेगा? जैसे जैसे ब्लेड घूमेगा उसी सर्कल में मोशन करेगा कि नहीं? सर्कल में, तो वही करेगा। हमसे पूछ रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये घूम रहा है तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स लगा कौन रहा है आप बताओ? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही तो लगेगा कि नहीं पार्टिकल पे? अगर आप इनर्शियल में करेंगे तो सेंट्रीपिटल आएगा और नॉन इनर्शियल में है तो सेंट्रीफ्यूगल आता है। तो उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमें ये डेटा दिया है, हमको ओमेगा चाहिए पहले, एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और आप सभी को पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 और एन की वैल्यू कितनी आई थी? एन की वैल्यू आई है 25। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आई है वो आपका निकल के आया है कितना? 157। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लाया इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप खुद से कैलकुलेशन करिएगा। और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब देखो इस पे फोर्स लगाएगा कौन? तो उसको लिखते हैं फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑन द ब्लेड। फोर्स ऑन द पार्टिकल। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहा, सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा यार आराम से कर लोगे। कुछ भी उसमें नहीं है, 3-4 कॉन्सेप्ट है, उसको आप अच्छे से अप्लाई करिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अब देखो अपने को सारा वैल्यू पता है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। 0.001 मास की वैल्यू है। आर रेडियस कितना है 0.6 मीटर और ओमेगा ओमेगा हमने अभी निकाला है 157.14 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी 14.8 न्यूटन। हमारा आंसर आ गया जो हमसे पूछा जा रहा था। क्या पूछ रहा था? हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस। जब हमारा फैन फुल स्पीड में घूमेगा तो ए पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 14.8 न्यूटन। अगला हमसे पूछ रहा है हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। इस पार्टिकल पर कौन फोर्स लगाएगा? बताइए आप खुद से सोच के। अगर फैन फुल स्पीड में घूम रहा है सर्कुलर पाथ में तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा? किसके कारण? अगर आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा तो कौन आएगा? इनर्शिया आएगा कि नहीं? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं जो हमसे आंसर पूछा था। देखो यार, मेरा एक क्वेश्चन कराने का मतलब है आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो। मैं चाहता तो यहीं करा के बोल देता ऐसे करो, लेकिन मैं एक एक चीजें लिख के आपको इसलिए सिखाता हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन पूछे, आपको एक भी ऐसा चीज ना हो कि नहीं पता हो। इन सर्कुलर पाथ ये कौन सा फोर्स एक्सट्रैक्ट करेगा? एक्सर्ट्स it exerts the force on the particle. The force on the particle किसके कारण आएगा? इनर्शिया के कारण, पार्टिकल इनर्शिया। और अगला पूछ रहा है कि इसके सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा? द पार्टिकल आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। जो अगला आंसर है थर्ड वाला, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस। इस सरफेस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है? तो इस सरफेस के अलोंग इस पे 14.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? अलोंग इट्स सरफेस। समझ में आया कि नहीं? अगर ना समझ में आया हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। जब तक आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करने का अप्रोच नहीं करोगे, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस बात को आप नोट करके रखना। इसलिए अभी से क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालो। जैसे ही क्वेश्चन आया तुरंत सोचो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में होता तो आप क्या करते। और यार लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं कि एससी वर्मा के प्रॉब्लम बहुत टफ होते हैं। ये वही लोग बोलते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। मैं देखो उसके सारे प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस नहीं किया हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ, देखिए कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई है। A mosquito is sitting on an LP record disc rotating on a turntable at 13 सही 1/3 revolution per minute. The distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter. So that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than pi square by 81. G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। देखो एकदम पिछला क्वेश्चन की तरह है। क्या कर रहा है कि आपके पास एक बोर्ड है, सर्कुलर बोर्ड। यहाँ पे मैं बोर्ड बना दे रहा हूँ, ठीक। इस पे बोल रहा है कि एक आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मॉस्किटो बैठा हुआ है। तो चलो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। यहाँ एक मॉस्किटो बैठा हुआ है और यहाँ से इसको सेंटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर है? एक रेडियस के। अब देखो जब ये इस टेबल पर घूमेगा तो इसके बीच क्या होगा? अगर ये टेबल पर रखा है, इसके साथ ऐसे घूम रहा है, तो देखो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा कि नहीं? तो वही पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, वो आपको प्रूफ करना है। पाई स्क्वायर बाई 81 से ज्यादा ही आएगा। देखो यार एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब ये घूमेगा तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा और वो कौन बैलेंस करेगा? जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वही इसको बैलेंस करेगा। तो चलिए जो जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको दिया क्या है? आर
सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर। और क्या हमको दिया है रिवोल्यूशन n, देखो 33 सही 1/2 आरपीएम दिया है। सही बटे को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, 33 दूना 66 और 66 एक 67, सॉरी ये 33, ये कितना दिया हुआ है शायद यहाँ गलत, हाँ ये 3 दिया है ना, मैंने यहाँ गलत लिखा है। तो 33 तिया 99 100, 100/3 रिवोल्यूशन पर मिनट आया है। हमको रिवोल्यूशन पर सेकंड चाहिए, तो क्या करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड 60, तो उससे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया रिवोल्यूशन पर सेकंड। और क्या डेटा दिया हुआ है, जी की वैल्यू, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और म्यू हमें प्रूफ करना है कि इससे ज्यादा होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जब इसमें घूमना शुरू करेगा, एक रिकॉर्ड डिस्क बोर्ड पे रखा हुआ है, तो ये जब घूमेगा तो रिलेटिव मोशन होगा, इसके बीच फ्रिक्शन आएगा कि नहीं, और वो फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करके रखेगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर वो घूमना चाहिए, ये छोड़े ना दोनों, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगला स्लाइड ऐड करता हूं, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसको नाम देते हैं एफ। वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, कोई एम मास है, इसका मास मान लेते हैं एम, तो कितना होता है म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमने यहाँ ओमेगा की वैल्यू नहीं निकाली है, तो चलो ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, एन की वैल्यू रखते हैं 2 पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी है 100/180। ये क्या आया रेडियन पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 10 पाई/9। देखो हमें पाई के टर्म में पूछा, इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, रेडियन पर सेकेंड। ए निकल के आया इसका एंगुलर स्पीड। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा म्यू जी। तो हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो चलो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू है 0.1, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाला कितना आया है 10 पाई/9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू है 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 दहा में 100 और एक 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये जब करेंगे तो निकल के आएगा पाई² 81। तो जो म्यू की वैल्यू निकल के आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई² 81। तो इसका जो हमसे नॉर्मल सा प्रूफ करने को बोला था, देखो इससे ज्यादा ही है कि नहीं, तो इससे ज्यादा आया, मतलब हमारा आंसर सही है। कुछ नहीं किया यार, बस आपको इमेजिन करना है जब ये पार्टिकल इसके साथ घूमेगा, तो अगर ये सरफेस पे रखा हुआ है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होगी, तभी वो उस पोजीशन पे रहेगा, नहीं तो उसको छोड़ देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। और मैंने एक कोनिकल पेंडुलम का एक चैप्टर दिया हुआ है, डेथ वेल और कोनिकल पेंडुलम, एक ही लेक्चर में, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूं, उसी को यहाँ पे यूज, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कह क्या रहा है, a simple pendulum is suspended from the ceiling of a car, taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during the turn. देखो बोल रहा है कि टर्न के दौरान ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देना है। देखो यार एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार में एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है जिसका लेंथ 10 मीटर है। कार एक सर्कुलर ट्रैक पर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न देती है। जो एंगल पेंडुलम बना रहा था वो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो आपसे वही एंगल बताना है कि पेंडुलम किस एंगल पर है। तो चलो यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ करता हूं, ये रहा कार, ठीक, ये रहा कार,
ये यहाँ से टर्न दे रहा है। यहाँ पे मान देते हैं हमारा क्या है, इसको वर्टिकल नाम दे देते हैं। यहाँ से सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है और यहाँ से जो एंगल बना रहा है उसको मान देता हूँ थीटा। जब ये भी स्पीड से टर्न देगा तो इसका एक किस केस में आ गया है, कोनिकल पेंडुलम के केस में आ गया है कि नहीं। तो चलो इसको मैं यहाँ पे जो फार्मूला वहां पे डिस्कस किए थे यहाँ पे मैं जस्ट रिजॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी आपको डिटेल में देखना है, आप वो वीडियो को जाके देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस पे टेंशन टी लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और नीचे मास कितना आएगा, अगर इसका मास एम है तो ये आएगा एम जी। ठीक। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, अगर ऊपर का हम लेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, ए टी है थीटा एंगल पर, तो ऊपर कितना आएगा, ये जो पोर्शन है टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर कितना आएगा, टी साइन थीटा। जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो किसके कारण आएगा, आपका इसी फोर्स के कारण। और इसी को हमने डिराइव करके वहां एक इक्वेशन निकाला था, जब भी ऐसा सिचुएशन आए, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अगर आपको याद होगा, नहीं याद है आप जाइए उस सेशन को देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए जो जो डेटा दिया हुआ है लिख लेते हैं। आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं तो कितना निकल के आएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, मतलब आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या डेटा दिया हुआ है, जी की वैल्यू हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। हमसे पूछ रहा है थीटा एंगल कितना होगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद होगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यहाँ से हम थीटा निकाल देंगे। नहीं याद है, जाइए कोनिकल पेंडुलम का मैंने सर्कुलर मोशन का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, वहां से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो इधर tan था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू है 10 और जी की वैल्यू है 10। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 100 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स 1। और tan कितने की वैल्यू होती है, tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1। तो थीटा इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 को हम tan 45 लिखेंगे। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू निकल के आया 45 डिग्री। तो ये रहा आंसर जो हमसे पूछ रहा था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दोगे। ये तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीजें इतना डिटेल में करके दिखाया हूँ, बाकी इतना कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। देखो ये कह क्या रहा है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज मास 100 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड एट द लोवेस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। देखो अगर आपने मोशन इन वर्टिकल सर्कल का लेक्चर अटेंड किया होगा, सेम उसी पे पूछा गया है। तो चलो एक पेंडुलम है जो यहाँ पे फिक्स है, ठीक, ये एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे आया है, लोवेस्ट पॉइंट पे इसका मास m है। अब जब ये पेंडुलम एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, घुमाया जाएगा, तो इस पे क्या क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा टी स्ट्रिंग पर, और इसका अगर मास m है तो ग्रेविटी फोर्स आएगी mg। अब देखो जब इस सर्कल में घूमेगा तो इसके बाहर एक फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करके रखेगा, और वो फोर्स की वैल्यू कौन कौन से फोर्स के बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी आती है इसी डायरेक्शन में, एम वी स्क्वायर बाई आर। बताइए पहले आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यहां से यहां इसकी वैल्यू है आर। अब जो जो डेटा दिया हुआ है उसको हम पुट करते हैं, आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे अपने को दिया क्या है, लेंथ पेंडुलम की लेंथ इक्वल टू आर, मतलब जो हम रेडियस लिख रहे हैं 1 मीटर, मास कितना दिया हुआ है एम इक्वल टू 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.1 केजी।
वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 1.4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपसे टेंशन पूछ रहा है एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर। अब देखो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, फोर्स को बैलेंस करो एट द लोवेस्ट पॉइंट। देखो यार, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप तुरंत इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कर ले जाओगे। तो सब मैं इतना लिख रहा हूँ, जो स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा वो इसको रीड करते ही समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ नहीं करेगा, सीधा टी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर उसकी वैल्यू पुट करेगा। और वो सब आपका कब डेवलप होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो चलो इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। सारा डेटा हमको दिया हुआ है। टी इक्वल टू एम की वैल्यू है 0.1, जी की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो हम कितना ले लेते हैं, चलो 9.8 ले लेते हैं, प्लस एम की वैल्यू है 0.1, भी की वैल्यू कितनी है 1.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू है 1 मीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे टेंशन निकल के आएगा 1.176 न्यूटन। तो इसको हम 2 डिजिट में कर देते हैं राउंड अप, तो ये कितना आएगा 1.7 है, तो नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी 1.2 न्यूटन। ये रहा आपका फाइनल आंसर जो आपसे पूछा जा रहा था। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, मैंने एक सेशन लिया हुआ है मोशन इन वर्टिकल सर्कल, जाइए सर्कुलर मोशन के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि मिस्टेक्स कहां पे हो रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सपोज द बॉब ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम था यही वाला, सेम डेटा सब कुछ दिया हुआ है ज स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 0.20 रेडियन, एंगल यहाँ रेडियन में दिया है और उसकी वैल्यू भी दी है, विथ द वर्टिकल फाइंड द टेंशन एट दिस इंस्टेंट, यू कैन यूज cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 एंड साइन थीटा टेंस टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा। देखो यार कुछ नहीं है, वही बॉब है, अब वो एक एंगल पर है जो कोनिकल पेंडुलम में कन्वर्ट हो चुका है। अगर किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ तो ये मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे बॉब दिया हुआ है, ठीक। और जो यहाँ से एंगल बना रहा है, अगर हम एक वर्टिकल डालें तो कितना एंगल आ रहा है, यहाँ से मान लेते हैं एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, ठीक। अब अगर इसका मास m है तो इधर और इधर इस पे क्या आएगा, एक टेंशन आएगा। और जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसका ग्रेविटी फोर्स नीचे खींचेगा mg। और अगर यहां से थीटा एंगल है तो यहां से भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा, थीटा बनाएगा कि नहीं, सेम एंगल। अब चलो हम इसका कंपोनेंट लेते हैं। अगर ए एक्सिस से देखो थीटा एंगल mg बना रहा है तो इधर कितना आएगा आपका, ए कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा, इसके परपेंडिकुलर वो कितना निकल के आएगा, वो आपका निकल के आएगा mg sin थीटा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टेंशन इन इट इंस्टेंट, कब जब ये थीटा एंगल बना रहा है उस पॉइंट पे आपको बताना है। तो चलो जो जो डेटा दिया हुआ था हम यहाँ पे उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया था, एक तो वेलोसिटी दी थी v इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है थीटा, थीटा इक्वल टू 0.20, देखो रेडियन दिया है, डिग्री में नहीं दिया है, ध्यान से वैल्यू रखना। अगर आप cos थीटा डिग्री में रखोगे तो इसको पहले कन्वर्ट कर देना, लेकिन यहाँ में cos थीटा देखो डायरेक्ट रेडियन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू करके दिया हुआ है, तो हम उसको इस टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मास कितना दिया हुआ था, मास यहाँ से देख लो प्रीवियस प्रॉब्लम में, मास है 1, कितना है मास 100 ग्राम। तो यहाँ पे जब करेंगे m इक्वल टू 0.1 kg, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं। और रेडियस कितनी है 1 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इस इंस्टेंट पर कब जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो टेंशन कितना होगा। तो यार देखो सिमिलर प्रॉब्लम मैं जब कोनिकल पेंडुलम कराया था इसको डिटेल में डिस्कस किया हूँ। चलो इसको फिर से लिख देता हूँ। अब आप बताइए जब ये यहाँ पे घूम रहा है
तो एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? रेडियल एक्सेलरेशन। तो हम समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं कि नहीं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। तो चलो उसको इस एक्सिस के अलॉन्ग लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नेट फोर्स। नेट फोर्स अंदर की तरफ क्या आ रहा है? अंदर की तरफ है आपका टी और इधर बाहर है एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास एक्सेलरेशन कौन आएगा? कौन एक्सेलरेशन है? रेडियल एम वी स्क्वायर बाई आर, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो इनका रिजल्टेंट है, इसी के कारण ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा। और ये आया कहाँ है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हमने प्रूव किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में। अब चलो हमसे टेंशन पूछ रहा है, टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इधर माइनस से ले जाते हैं, उधर प्लस हो जाएगा, प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो सारा वैल्यू अपने को दिया हुआ है, सीधा हम वैल्यू पुट करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू हमें क्या पुट करना है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। टी इक्वल टू सबसे पहले एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर की हम इस टर्म को पहले पुट कर रहे हैं। तो क्या आएगा? एम की वैल्यू 0.1, वी स्क्वायर 1.4 का होल स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू है 1 प्लस एम जी, एम की वैल्यू है 0.1 और जी की वैल्यू ले लेते हैं 9.1 इंटू कॉस थीटा। कॉस, अब देखो कॉस थीटा को हम यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखना है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे मैं कॉस ना लिख के क्या लिखूंगा? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। और थीटा की वैल्यू यहाँ रेडियन में है, हमको रेडियन में दिया हुआ है। तो चलो डेटा पुट कर देते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.196 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे 0.98। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 0.196 और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 0.964। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, t इक्वल टू जब ऐड करेंगे 1.156। तो दो डिजिट में कर देते हैं, तो दशमलव के बाद t अप्रॉक्स आएगा आपका कितना? 1.16 न्यूटन, 1.16 न्यूटन। ये रहा इसका आंसर। देखो मैंने ये पूरे कॉन्सेप्ट को ना डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक लेक्चर है डेथवेल आर्क आपका कोनिकल पेंडुलम करके, वहां पे इसके प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूं। अगर आप वो कॉन्सेप्ट देखे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से आप कर लोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए। ये जो हमने मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ा था, उसी का एप्लीकेशन है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि आपसे मिस्टेक्स हुई कहां पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कह क्या रहा है? सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m इज थीटा नॉट। Find the tension in the string when the bob is at its extreme position। देखो यार ये कह रहा है एक आपका सिंपल पेंडुलम है, वो एक थीटा नॉट एंगल पर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। आपसे पूछ रहा है कि टेंशन उस समय बताना है स्ट्रिंग में कितनी होगी जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। समझ में आया ना एक्सट्रीम पोजीशन? चलो यहाँ पे मैं बना देता हूं। मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक पेंडुलम है, ध्यान से समझिएगा। इसमें एक्सट्रीम का जो वर्ड यूज किया है, लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका पेंडुलम है जिसका मास m है, ठीक। यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? बोला है थीटा नॉट एंगल बना रहा है, ठीक। यहाँ से थीटा नॉट एंगल बना रहा है। अब हमको क्या करना है? जो हम पिछले प्रॉब्लम में किए थे सेम हम उसको करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अगर इसका मास m है तो नीचे कितना आएगा? mg। अब इस एक्सिस को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। जब आगे एक्सटेंड करूंगा, यहां से थीटा नॉट है तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा नॉट। और जब इधर इसका कंपोनेंट लूंगा, क्या निकल के आएगा? mg cos थीटा नॉट। और इसके परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा?
एम जी साइन थीटा नॉट, एम जी साइन थीटा नॉट। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं कर रहा हूं यार, रिजॉल्व कर रहा हूं। सिमिलर क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, अब आप उसको कैसे निकालोगे? तो चलो, जो अभी हमने किया था पिछले में, टी इक्वल नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू क्या था? टी माइनस एम जी कॉस थीटा नॉट, cos थीटा नॉट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हमसे टेंशन पूछा है, टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो, बहुत स्टूडेंट यही निकाल के और यही पे छोड़ के चले जाते हैं, वो गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, इट्स एक्सट्रीम, याद रखना। तो चलो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पहले, सिंपल सा बना के। ये मानो आपका एक बॉब है, ठीक, ऐसे लटका हुआ है। अब इसको जब हम फोर्स दिए, ये कुछ टू एंड फ्रो मोशन करेगा कि नहीं? मान लेते हैं ऐसे इधर ऊपर गया, फिर एनर्जी खत्म हुई, फिर ये इसके अलोंग मोशन कर रहा है। अब जब बॉब आपका यहाँ पे आया एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक मिनट, कलर हम वही देते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि कोई दूसरा बॉब है, ठीक। जब बॉब आपका एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, मान लेते हैं यहाँ, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, ई से नाम दे रहे हैं। अब बताओ ये वापस कैसे लौटेगा इस पॉइंट से? जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो ये यहाँ से वापस लौटेगा, एक्सट्रीम पोजीशन से लौटेगा कि नहीं? जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्या ये वापस आएगा? तो जाता ही रहेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी इधर भी जीरो और इधर भी जीरो होगी। यही इसमें ट्विस्ट था, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं डालते। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो, अगर आप किसी बॉब को ऐसे कैमरे में देखिए, ऐसे आपने यहाँ डाला, अब जब ये वापस आना शुरू होगा, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो ये वापस आएगा। फिर यहाँ जाएगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, फिर वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वापस आएगा। तो एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर कौन सा फोर्स आएगा? यहाँ लिख देता हूँ, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो रही है? आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। इसमें बस यही ट्विस्ट है, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो टेंशन टी इक्वल टू क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थीटा नॉट है ना, यहाँ भी थीटा नॉट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को आप पॉज करिए, एक बार खुद से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, लोग बोलते हैं कि एससी वर्मा का प्रॉब्लम बहुत ही टफ होता है। आप ही बताइए, बिल्कुल भी टफ है ये प्रॉब्लम? बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस नहीं किया है। ये उन्हीं लोगों को टफ लगता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं। देखिए मिस्टेक्स कहाँ पे हुई। ये एंगल ऑफ बैंकिंग का जो मैं लेक्चर दिया था, एंगल ऑफ बैंकिंग में पहला लेक्चर, पूरा उसी का एप्लीकेशन है। अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिए होंगे। तो चलिए इसको पहले रीड करते हैं। अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल going at a speed of 36 kilometer per hour if the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4, what are the possible speed of a vehicle so that it neither slips down nor skid up? देखो यार, बैंकिंग ऑफ रोड आपने देखा होगा, सारा आइडिया आपको होगा कि हम एंगल ऑफ बैंकिंग देते क्यों है, उसके फायदे क्यों है। अगर एक सर्टेन स्पीड से ज्यादा होगी और एंगल कम होगा तो बाइक कब स्लिप करती है, वो सारा हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ था। तो चलो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 20 मीटर रेडियस का कोई रोड बैंक किया हुआ है जिसपे एक व्हीकल 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। जो टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0.4 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि जब वो टर्न कर रहा है कितनी उसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए
कि ताकि वो ना तो स्लिप करे और ना ही ट्रैक से बाहर जाए। अगर आप लोग कभी भी बाइक या साइकिल लेके जब भी रोड पे जाते होंगे, जब उस टर्निंग आता है तो क्या करते हो? स्पीड स्लो कर देते हो। क्यों? क्योंकि अगर सेम स्पीड हाई रही तो गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और वो सब हमने एंगल ऑफ बैंकिंग में डिस्कस किया था। तो चलो जो-जो डेटा दिया है पहले मैं लिखता हूँ। रेडियस हमको दिया है, रेडियस कितना दिया हुआ है? आर। आर इक्वल टू 20 मीटर और क्या दिया हुआ है? स्पीड भी। भी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या करना है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। उसको रख के डिवाइड करोगे 10 मीटर पर सेकंड आएगा, या शॉर्टकट 5/18 भी कर देना इसमें मल्टीप्लाई, तो भी मीटर पर सेकंड में हो जाता है। और क्या दिया है हमको? म्यू। म्यू इक्वल टू दिया है 0.4। पूछा क्या है हमसे? भी पॉसिबल, या जो भी सेफ स्पीड हम वहां नहीं पूछ सीखे थे कि कितनी पॉसिबल स्पीड है जिससे हमारा व्हीकल स्लिप ना करे ना तो स्कीड अप करे, वही हमको यहाँ पे निकालना है। तो चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक रोड है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर बैंक किया हुआ है, इस पे एक व्हीकल आ रही है, ठीक। तो चलो एक व्हीकल आ रही है, उसको बना लेते हैं। व्हीकल क्या कर रहा है? टर्न यहाँ से लेने वाला है। जब ये यहाँ से टर्न देगा तो क्या होगा? देखो ये व्हीकल है जो इधर से टर्न देने वाला है, जिसका एंगल है रोड का थीटा नॉट। अब हमसे स्पीड पूछा गया है, तो सबसे पहले जो हम फार्मूला भी पॉसिबल निकाले थे उसमें tan थीटा आता था। अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि कितना रोड हम बैंक किया हुआ है, तो हम आराम से भी पॉसिबल निकाल लेंगे कि नहीं? एकदम आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए उसी को हम पहले निकालते हैं, tan थीटा। अब tan थीटा हम निकालते कैसे? इससे एंगल ऑफ बैंकिंग। अगर आपको याद होगा, लेक्चर अटेंड किया होगा, तो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी होता था। वहाँ पे मैंने पूरा प्रूफ किया है। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, जाके एक बार देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये आया 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए निकल के आएगा tan थीटा की वैल्यू 10 दहा में 100 और 20 दहा में 200, मतलब 1/2। तो tan थीटा इक्वल टू निकल के आया है 0.5। हमको एंगल ऑफ बैंकिंग पता चल गया। अब हमको भी पॉसिबल पूछ रहा है, तो चलो भी पॉसिबल का फार्मूला लगाते हैं। भी पॉसिबल जो हमने फार्मूला सीखा था डेरिवेशन के समय, अगर फ्रिक्शन और एंगल ऑफ बैंकिंग प्रेजेंट हो, अगर आपने भी पॉसिबल जब हम एंगल ऑफ बैंकिंग डिस्कस कर रहे थे वो लेक्चर को अटेंड किया होगा, तो भी पॉसिबल की एक फार्मूला निकल के आया था जिसपे आपका एंगल ऑफ बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों प्रेजेंट रहते थे। वो फार्मूला क्या था? आर जी ब्रैकेट में वो म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या था? 1 माइनस म्यू tan थीटा, यही निकल के आया था ना। अगर आपको याद नहीं है, जाके एक बार वो लेक्चर अटेंड कीजिए जहाँ पे मैंने बैंकिंग ऑफ रोड डिस्कस किया था। सारा चीजें वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूँ। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। भी पॉसिबल इक्वल टू, यहाँ पे क्या निकल के आएगा? आर जी। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। जी की वैल्यू ले लेते हैं 10। म्यू की वैल्यू देखो, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 0.4। तो 0.4 और tan थीटा हमने यहाँ पे निकाला था। tan थीटा इक्वल टू आया है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0.4 इंटू 0.5 आपका tan थीटा है, और ए आई स्क्वायर रूट पूरा नीचे तक है। नहीं तो बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे कि मैंने क्या कर दिया। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो भी पॉसिबल की वैल्यू निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? ये टोटल निकल के आएगी आपकी 4.082 मीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई 4.082 मीटर पर सेकेंड से, तो भाई साहब वहां पे स्लिप कर जाएंगे। और ये आ कितने स्पीड से रहे? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इन्हें अपनी स्पीड घटा के 4.082 मीटर पर सेकेंड पे करना होगा। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे हमने मीटर पर सेकेंड में किया था, तो ये क्या आ जाएगा? 4.082
इंटू कितना आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई कितना 1000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं 18/5 लिखते हैं ना 18/5। यहाँ से निकल के आएगा आपका 36 किलोमीटर के अप्रॉक्स 36 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई भी आपको डाउट है वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो यार इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन जो हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए एससी वर्मा के। आप एक बार इन सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक कंटेंट वाला मेरा लेक्चर नहीं अटेंड किया है, वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ हूँ, उसको जाके एक बार पूरा देख लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, फिर क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछे आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। तो अगर आप चाहते हो एग्जाम में आपकी अच्छी रैंक आए तो उसके लिए अलग-अलग वैरायटी के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वैसे मैं हर चैप्टर में मेरा टारगेट रहता है कि 100 के ऊपर क्वेश्चन करा दूं, और वो भी क्वालिटी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपने देखा होगा वर्क पावर एनर्जी में मैंने 100 के ऊपर क्वेश्चन कराए हुए हैं, और इसमें भी सर्कुलर मोशन में जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूँ, हर कॉन्सेप्ट के साथ 2 से 3 क्वेश्चन कराता ही हूँ। और उसके अलावा एक सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती है जिसमें एससी वर्मा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सबको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपका जो पीवाईक्यू जेई या नीट में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आप दोनों सीरीज को देखिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपकी रैंक आ जाएगी। और जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि अब भी जो जेई मेन का रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए हुए हैं। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो आगे एग्जाम होगा जेई या नीट का, वो सारे क्वेश्चन नोट से ही आएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नोट से बाहर जाए। इसलिए आप ट्रस्ट करके सारा सेशन अटेंड कीजिए, डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। और अगर आपका कुछ कमेंट है या कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप वीडियो में कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है वहाँ पोस्ट कर सकते हो। और जो मैं यहाँ पीपीटी डिस्कस कर रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हर लेक्चर के बाद मैं सारा पीडीएफ उस ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।